तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 की। हमारा ऑर्गेनाइजिंग चल रहा था। इसकी 3 पार्ट में आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी इस वीडियो में, इस पूरे पार्ट में मैं आपसे सिर्फ डेलीगेशन के बारे में ही बात करूंगा। डेलीगेशन क्या होती है, इसकी क्या प्रोसेस है, 3 स्टेप आपके, और डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक डेलीगेशन, एक अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, यानी हम अपनी पावर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दें, ये हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। बिल्कुल सादा सिंपल में। अब आप कहोगे सर डिसेंट्रलाइजेशन भी तो सेम ऐसा ही होता है। देखो, अभी तक मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं पढ़ाया। मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बारे में बात आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना। जितना सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना अच्छे से पढ़ते हुए चलो। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर जब सबऑर्डिनेट को अपनी पावर ट्रांसफर कर देता है उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो, जनरली क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला मैनेजर पूरा का पूरा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करता है मैनेजर, क्या करता है, अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। यही हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। देखो, बाकी सारी बातें तो आप सिंपल लैंग्वेज में रीड करोगे, आप ये पढ़ दो जरा एक बार। तो इन सिंपल वर्ड्स, डेलीगेशन रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ आप ट्रांसफर करोगे। नीचे की तरफ कैसे होता है, मैं सुपीरियर, मैं अगर मैनेजर हूं तो मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट हूं, तो मैं अपनी पावर किसे दूंगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। यानी डाउनवर्ड ट्रांसफर होती है हमेशा क्या, अथॉरिटी। ये चीज़ याद रहेगी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कहलाती है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। बाकी आप ये पैराग्राफ रीड जरूर करना एक बार। चलो, इसके बाद एक प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जरा मतलब समझना, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, ऑब्सोल्यूट का मतलब आपको एक फिक्स्ड पर्सन, एक ऑब्सोल्यूट पर्सन आपको बताना है कि आखिर फाइनली जवाबदेही किसकी होगी। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ ऑब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमसे ये कहता है कि जिसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, फाइनली आंसरेबल भी हमारे लिए वही होगा। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझिएगा। यहाँ पर ये प्रिंसिपल सिर्फ आपका अकाउंटेबिलिटी के लिए है, जवाबदेही के लिए है कि आखिर आंसरेबल कौन होगा। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बाई चांस काम नहीं हुआ तो आंसरेबल कौन होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। एक एग्जाम्पल समझना आप लोग। सपोज करो एक कंपनी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया और मैनेजर से क्या कहा, मैनेजर से कहा कि आपको 1000 यूनिट्स सेल करनी है। ठीक है, ये मैनेजर थे, सेल्स मैनेजर थे हमारे। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल्स पर्सन को अपॉइंट किया। किसे अपॉइंट किया, सेल्स पर्सन को। और सेल पर्सन कितने थे, टोटल थे सेल पर्सन हमारे पास 5। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो अगर 5 सेल पर्सन को अपॉइंट किया जाए, एक महीने के अंदर हमें 1000 यूनिट्स बेचनी है, तो 200, 200, 200, 200 और 200 हो गए आपके 1000। तो 1000 यूनिट्स ऐसे बिक जाएंगे। बट हुआ क्या, इनमें से एक सेल्स पर्सन, सपोज करो ये लास्ट वाला, ये पड़ गया सिक आपका, ये हो गया आपका बीमार। तो क्या हुआ, एक महीने के अंदर ये 1000 यूनिट्स नहीं बिक पाई। सिर्फ 800 तो बिक गई, बट ये 200 यूनिट नहीं बिक पाई। अब ये बताओ फाइनली आंसरेबल कौन होगा, किसके लिए, सीईओ के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। अब कुछ लोग मेरे से कहेंगे सर सेल्स पर्सन आपका होगा, जो भी सेल पर्सन थे, जो भी उसने नहीं बेचा सामान, वो आंसरेबल होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, सेल्स मैनेजर आंसरेबल होगा। अब बताओ इन दो में से कौन आंसरेबल होगा। ध्यान रखना, आंसरेबल आपका होगा सेल्स मैनेजर। यही आपको बताता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्यों होगा वो बात भी सुनो। जब एक महीने के अंदर 1000 यूनिट्स बेचनी थी, तो सेल्स मैनेजर का क्या प्रबंध होना चाहिए कि टाइम टू टाइम जाके चेक करो कि जो टारगेट हमने दिया है वो सही डायरेक्शन में, सही तरीके से काम उस पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसने एक महीने के दौरान कभी भी चेक नहीं किया।
फाइनली अकाउंटेबल कौन होगा? अकाउंटेबल होगा आपका सेल्स मैनेजर। गलती किसकी मानी जाएगी? सेल्स मैनेजर की। भले ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर चुका था, ये जवाबदेही भी अपनी ट्रांसफ़र कर चुका था, बट फिर भी आंसरेबल अकाउंटेबल कौन होगा? आपका सेल्स मैनेजर। भले ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर चुका हो, फिर भी फाइनली अकाउंटेबल कौन होगा? आपका सेल्स मैनेजर। तो यही आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में, आप लोग जरूर एक बार रीड करना स्क्रीनशॉट लेने के बाद। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन 3 पॉइंट है, सिर्फ तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क, यानी काम को करने की जिम्मेदारी आपका कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ हिंदी में हम बोलते हैं जिम्मेदारी। अगर मैंने आपसे कहा है आपको 100 यूनिट्स बनानी है तो मैंने ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। दूसरा है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन। अब मैंने आपको 100 यूनिट बनाने के लिए कह तो दी, बट क्या मैं आपको साथ में अथॉरिटी नहीं दूंगा? बीच में रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो आप तो फिर बच जाओगे, इसलिए मैं आपको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको पावर भी दूंगा कि आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। ठीक है। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो आंसरेबल कौन होगा? ये आपका अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, 100 यूनिट्स अगर आपकी नहीं बनी तो आंसरेबल कौन होगा? जिसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो पर्सन। ठीक है। चलो एक एक से हम लोग बात कर लेते हैं तीनों पॉइंट की, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखो जरा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपने एक इंडिविजुअल को काम दे दिया, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉइज एट अ पार्टिकुलर जॉब पोजीशन। तो इसके अंदर सारी फिजिकल, सारी मेंटल एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एक जॉब परफॉर्म कर रहा है एक एम्प्लॉय। ठीक है। The process of delegation begins when manager passes on some of his responsibility to his subordinates। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कब स्टार्ट होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो आपकी डेलीगेशन प्रोसेस है ये तब स्टार्ट होती है जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफ़र करता है। तो इसके बाद फीचर्स देख लो, सिर्फ 3 ही पॉइंट है, इजी पॉइंट है। पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। तो ये दायित्व बनता है सबऑर्डिनेट्स का कि जो भी उन्हें ड्यूटी दी गई हैं वो अच्छे से परफॉर्म करें। सेकेंड पॉइंट है, इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन से। सुपीरियर का मतलब जो ऊपर हेड है वो, सबऑर्डिनेट का मतलब उसने जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो। तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती है। और तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज अपवर्ड। ये तीनों में ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है, अकाउंटेबिलिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है, और आपकी एक और है आपका अथॉरिटी भी डाउनवर्ड फ्लो होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिर्फ बात करता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। तो अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी सबऑर्डिनेट को बताना पड़ेगा कि काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है। देखो, बिकॉज सबऑर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपीरियर। चलो इसके बाद सेकंड में आपसे बात कर लेता हूँ। सेकंड हमारे पास अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजंस। पावर प्रोवाइड कर देना, ये आपकी अथॉरिटी कहलाती है। तो पहले तो देख लो मीनिंग। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। तो टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए हर एक एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए पड़ती है। तो सो व्हेन द मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर सबऑर्डिनेट्स दे ऑल्सो पास सम ऑफ देयर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करते हो तो आपको साथ में थोड़ी सी अथॉरिटी भी पास करनी है। तो टू दी डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज द सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है। वाइल शेयरिंग द अथॉरिटी मैनेजर्स कीप्स इन माइंड दैट अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डेलीगेटेड। तो जब भी आप अथॉरिटी पास करते हो तो अथॉरिटी पास करने से पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करना है। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उतनी ही आपको अथॉरिटी देना है। और अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी। ज़्यादा अथॉरिटी दोगे, ज़्यादा पावर दोगे, वो उसका मिसयूज़ करेगा।
और अथॉरिटी कम दोगे, पावर कम दोगे तो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख लेना है। चलो, तो इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे फीचर्स की। 7 पॉइंट है, जल्दी से पढ़ लो, लगभग 5 से 6 पॉइंट तो पढ़ ही लो अच्छे से। पहला है इन आ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहाँ पर सब काम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स पोजीशन। तो जो अथॉरिटी है वो कहाँ से अराइज होती है, जो जिस जगह पर एक इंडिविजुअल जिस पोजीशन पर वो वर्क कर रहा है वहाँ से अथॉरिटी अपने आप अराइज होती है, हम उसे ट्रांसफ़र करें या नहीं करें। ठीक, एक जॉब पोजीशन के हिसाब से भी अथॉरिटी आपकी अराइज होती है। दूसरा है आपका अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू मैनेजरियल पोजीशन। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, राइट टू टेक डिसीजन, डिसीजंस लेने का अधिकार आपकी अथॉरिटी कहलाता है। तो अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि अथॉरिटी आपको क्या शो करता है, बताता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। फिर है अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अथॉरिटी को किसके द्वारा रेस्ट्रिक्ट होती है, रूल्स, रेगुलेशन और लॉ के द्वारा। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपकी अथॉरिटी रेस्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद है अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन। अथॉरिटी और कैसे अराइज होती है, स्केलर चेन के द्वारा। स्केलर चेन तो समझते हो ना, इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में पास होना चाहिए। तो जनरली टॉप से अगर हम लोअर की बात करें तो सबसे पहले अथॉरिटी किसके पास होती है, टॉप, फिर धीरे धीरे आपकी ट्रांसफ़र होती है। फिर है अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी आपकी डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होती है। मैंने बताया था पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कैसे ट्रांसफ़र होती है, अपवर्ड। अथॉरिटी आपकी कैसे ट्रांसफ़र होती है, डाउनवर्ड। ठीक, तो डाउनवर्ड आप कैसे देते हो, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हो। और रिस्पॉन्सिबल कैसा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो यानी हमारे लिए सबऑर्डिनेट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद एक लास्ट है अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वल रखना है। ज़्यादा अथॉरिटी दोगे मिसयूज़ करेगा, कम अथॉरिटी दोगे काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलो, इसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूँ अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या बताया मैंने, जवाबदेही, आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो देखो, टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना था एक्सपेक्टेड मैनर में। द अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड, जिससे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। यानी जिसे आप जिम्मेदारी दे रहे हो ना, उसे अपने आप आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि अगर काम नहीं हुआ तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप इसके लिए अकाउंटेबल भी हो, जवाबदेही भी हो। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। ये लाइन ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट आंसरेबल होगा अगर काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेटिंग। चलो फीचर्स की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप होता है आपका ये अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट के लिए आंसरेबल, ये आपका अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। दूसरा, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास। ध्यान रखना, एक अकाउंटेबिलिटी ही है जिसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। फिर इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क एकम्प्लिश। तो जो भी काम चल रहा है या जो भी काम आपने, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने दी है, वहाँ से आपको रेगुलरली फीडबैक लेना है। अगर आप रेगुलर फीडबैक नहीं लोगे तो एक बार में अकाउंटेबल आप भी हो जाओगे। ठीक, और एक लास्ट है इट फ्लोज अपवर्ड अगेन। और आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे चलती है, अपवर्ड चलती है। अपवर्ड का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बाद आओ तो हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इजी पॉइंट है, 4 ही पॉइंट है, जल्दी से देख लेते हो। सबसे पहले मीनिंग देखो तीनों की। अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ए टास्क, और अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल फॉर द आउटपुट ऑफ असाइन टास्क। तो आंसरेबल, ठीक है। इसके बाद आओ डेलीगेशन, किसे हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसे नहीं डेलीगेट कर सकते हैं, ट्रांसफर यानी सीधा। तो अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हो। जबकि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आप बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते हो किसी दूसरे को। फिर है ओरिजिन, कहाँ से उत्पन्न होती है। तो आपकी अथॉरिटी अराइज होती है फॉर्मल जॉब पोजीशन से। फॉर्मल जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो अथॉरिटी अपने आप आपकी उत्पन्न होती है। अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अराइज होती है, जब हम किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप उसके लिए अकाउंटेबल भी होगे। इसके बाद फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये पॉइंट फिर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्लोज डाउनवर्ड
फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी कैसे आपकी फ्लो होती है? डाउनवर्ड, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, यानी मैं अपने नीचे वाले को अथॉरिटी दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड और आपका अगेन अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड, अथॉरिटी आपका डाउनवर्ड। इसके बाद आ जाओ तो रिलेशनशिप तो वैसे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आप अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाओ। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। मैं अगेन आपसे कहूँगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा, बट पहले आप मतलब समझो। तो डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है? हम अपनी पावर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करें, क्यों भाई? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए, गोल को अचीव करने के लिए आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। बिना डेलीगेशन के यार एक अकेला इंसान काम नहीं कर पाएगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए डेलीगेशन जरूरी है। दूसरा, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिले, वो और आगे बढ़ें, तो उसके लिए आपको डेलीगेशन करना पड़ेगा। जब तक आप उन्हें पावर नहीं दोगे, जब तक वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब भी आप किसी दूसरे को पावर देते हो, बंदा मोटिवेट होता है। जैसे प्रिंसिपल सर जाते हैं, वाइस प्रिंसिपल सर को पावर देके आते हैं, तो वाइस प्रिंसिपल सर मोटिवेट होते हैं उससे। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारा काम रुकता नहीं है, काम चलता रहता है, बस पावर आपकी डिवाइड होती रहती है। फिर है बेसिस ऑफ मैनेजरियल हायरार्की, और ये किस पे बेस होता है? मैनेजरियल हायरार्की। कैसे? जब प्रिंसिपल सर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर को पावर देके जाएं, प्रिंसिपल सर जाएंगे तो वाइस प्रिंसिपल को ही पावर देंगे, क्लास टीचर जाएगा तो टीचर को ही पावर देगा। तो ये हायरार्की के ऊपर बेस होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ही पावर देता है। ठीक, एक अपने से एक नीचे वाले को पावर देके जाते हैं। फिर एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए भी डेलीगेशन जरूरी है, और ये रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। तो ये मैनेजर का वर्कलोड कम कर देता है। ये बात तो आप समझ गए। जैसे प्रिंसिपल सर अगर 4 दिन की छुट्टी पे जाते और वो किसी को अपनी अथॉरिटी देके ना जाते, क्या होता? 4 दिन बाद उन्हें इकट्ठा काम करना पड़ता। बट अगर वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करके गए हैं तो उन पर वर्कलोड नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। अब आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर एक शॉर्ट ट्रिक बता दो ताकि हमें आसानी से याद हो सके। तो जल्दी से शॉर्ट ट्रिक सभी लोग नोट कर लो। शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख लो सभी लोग। तो बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, basis of reducing employees motivation can effective facilitate coordinate। देखो, ये लाइन वैसे आसानी से याद हो जाएगी। जरा जल्दी से इस लाइन को पहले 3 बार बोलो, फिर मैं बताता हूँ इस लाइन में क्या है। आपको याद क्या रखनी है, सुनो और समझो इस लाइन का मतलब भी क्या है। बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अगर आप एम्प्लॉई के मोटिवेशंस को रिड्यूस करते हो, अगर आप बेस लेके चलते हो किसे कि हमें एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को रिड्यूस करना है, क्या होगा? कैन इफेक्टिव फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। तो आप उससे इफेक्टिवली फैसिलिटेट कर सकते हो किस चीज़ को? कोऑर्डिनेशन। यानी आप कोऑर्डिनेशन को अच्छा कर सकते हो किससे? एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को रिड्यूस करके। वैसे ये लाइन अपोजिट नहीं हुई, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन अगर बढ़ाते तो शायद कोऑर्डिनेशन अच्छा होता, बट फिर भी याद करने के लिए आपको ऐसे ही याद रखनी है। क्या याद रखोगे? बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन कैन इफेक्टिव फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। याद हो जाएगी? 3 बार जल्दी से बोलो। पहले 3 बार आप इसे बोलोगे इसी लाइन को, फिर 3 बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे, और फिर 3 बार आप कॉपी में नोट करोगे। मैं गारंटी कहता हूँ रट जाएगी, और वो रट जाएगी, साथ में ये सारे पॉइंट भी रट जाएंगे। याद हो गई ये नहीं होगी? मेरे साथ जल्दी से 3 बार रिपीट करो। बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन कैन इफेक्टिव फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। पहली बार। दूसरी बार, बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन कैन इफेक्टिव फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। तीसरी बार, बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन कैन इफेक्टिव फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। गारंटेड याद हो गई होगी अब 3 बार में ही आपको लाइन। अब है क्या वो सुनो। पहला बेसिस, तो बेसिस से क्या है? बेसिस ऑफ मैनेजरियल हायरार्की। फिर है ऑफ, तो छोड़ दो, भूल जाओ, ऑफ का कोई काम नहीं है। रिड्यूसिंग, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट देखो, रिड्यूसेस दी वर्कलोड ऑफ मैनेजर। फिर है आपका एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ के लिए है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। फिर है आपका मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के लिए हमारे पास है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर है कैन, आप लोग भूल जाओ, इफेक्टिव, तो ये है आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट।
फिर है फैसिलिटेट्स, तो ये है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। और लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन, तो ये है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन। अब आप कहोगे सर सारे के सारे पॉइंट हो गए, और आप ये देखो सारे के सारे पॉइंट में आपको पहला वर्ड मैंने आपको दे दिया शॉर्ट ट्रिक में, तो पहले वर्ड से ही आपको सारे इंपॉर्टेंस याद हो जाएगी। और आपको एक बात तो मैं बता ही चुका हूँ कि मैं शॉर्ट ट्रिक क्यों देता हूँ। मैं शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इसलिए देता हूँ कि आपके अगर 7 पॉइंट हैं तो आपको 7 के 7 पॉइंट याद रहें। अब आप कहोगे सर पेपर में तो हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो 5, बट बाई चांस आपकी केस स्टडी आई तो क्या करोगे। केस स्टडी में क्या पूछते हैं कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस प्रेजेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन मिसिंग है। तो भाई मिसिंग और प्रेजेंट के लिए तो आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद हैं तो आप केस स्टडी बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। बाकी तो मैं बहुत सारी आपको केस स्टडीज़ करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन कैन इफेक्टिव फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइन याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सारी शॉर्ट ट्रिक्स जरूर भेजते रहना मेरे को। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।